चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल विषय के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी भी शामिल होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शामिल होगी। संपूर्ण भूगोल से जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं उनमें से हमने 100 प्रश्न जो दोस्तों कई पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी आज चर्चा करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यह दोस्तों किसी भी वनडे एग्जाम के लिए अपने आप में जो है एक पर्याप्त कंटेंट होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आपके लिए यह पर्याप्त है। भूगोल विषय के अंदर जो 100 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न देखते हैं, चलिए बात करते हैं। आपके सामने दोस्तों पहला प्रश्न है। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। जीके जीएस संबंधी किसी भी यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। चलिए देखते हैं आपके सामने जो पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न जो है क्या है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो भारत जो दोस्तों है, अगर बात की जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर पूछा गया है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो उत्तरी बिंदु है वो है आपका इंदिरा कौल जो है भारत का सबसे क्या है उत्तरी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और इसी को पार्सियन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है जो कि दक्षिणी बिंदु है। पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो वो आपका कीवथु है और पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो दोस्तों आपका क्या है काकरापार या जो गुजरात में स्थित है। गौहर माता भी बोल देते हैं, उसी को गौहर माता बोला जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं जो आपका भारत है और यहाँ पर नीचे क्या है श्रीलंका। तो यहाँ पर एक जो जल संधि है इसी को क्या कहा जाता है पाक जल संधि कहा जाता है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस हिमालय चोटी को सागर माता कहा जाता है। तो दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है उस माउंट एवरेस्ट को कहाँ पर नेपाल में जो है सागर माता के नाम से जाना जाता है। ये महान हिमालय और हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया सर्वोच्च पर्वत श्रेणी पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में अगर देखा जाए दोस्तों तो गॉर्डन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है आपकी 8611 मीटर है। वहीं कंचनजंगा की जो ऊंचाई है ये आपकी जो है 7816 के आसपास पड़ती है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी गॉर्डन ऑस्टिन होगी। और ये कहाँ पर स्थित है, ये फ्रेंड्स आपकी पीओके में स्थित है। और कंचनजंगा जो है ये आपकी जो है सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी जो है आपकी उत्तराखंड में स्थित है और एवरेस्ट आपकी नेपाल में स्थित है। भारत की सर्वोच्च श्रेणी पूछा गया है तो आपका गॉर्डन ऑस्टिन होगा। वैसे जो है माउंट एवरेस्ट ज्यादा ऊंची है लेकिन ये भारत में नहीं है, कहाँ पर है नेपाल में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है कौन सा दर्रा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि सिपकीला दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है। तो दोस्तों यह जो नदी द्वीप है इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो है असम में इसका निर्माण किया जाता है। अगली बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं। तो दोस्तों नर्मदा और सोन नदियां जो है कहां से निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो फ्रेंड्स अगर बात की सबसे लंबे बांध की लगभग 1 किलोमीटर लंबा आपका ये जो है बांध है हीराकुंड बांध जो कि कहां पर स्थित है उड़ीसा में स्थित है। भाखड़ा बांध जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगले प्रश्न की बात करें गांधी सागर जो यहाँ पर क्या होना चाहिए गांधीनगर जवाहर सागर, तो यहाँ पर गांधी सागर होगा फ्रेंड्स। गांधी सागर जवाहर सागर राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित हैं। तो फ्रेंड्स ये तीनों के तीनों बांध जो है आपके चंबल नदी पर स्थित हैं। गांधी सागर की यदि बात करेंगे तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित हैं राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है। दोस्तों लैगून का मतलब क्या है, ये एक प्रकार की झील ही है जो नदी किनारे मतलब समुद्र के किनारे झील होती है उन्हें क्या कहा जाता है लैगून झील कहा जाता है। और सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो कौन सी है चिल्का झील है। ये कहाँ पर स्थित है तो आपका जवाब क्या होगा ये आपका उड़ीसा में स्थित है। अगले प्रश्न की बात की जाए भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों
भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात की जाए तो आपका कौन सा है? जोग जलप्रपात है और ये कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। और नदी की बात की जाए कौन सी नदी पर है, तो आपका जवाब होगा कि शरावती नदी पर ये स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स शिव समुद्रम जलप्रपात आपका तमिलनाडु में स्थित है और यह आपका कावेरी नदी में पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो फ्रेंड्स सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर चल रही है। किस राज्य में चल रही है आपसे पूछे तो यह जो है गुजरात में चल रही है। अगले प्रश्न की बात करें, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो अभी जो है पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि यह उड़ीसा में है और महानदी पर स्थित है। किस नदी पर? महानदी पर। अगले प्रश्न की बात करें, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? मतलब जिस भी कारण से होती है वो कारण यहाँ नीचे बताए गए हैं। तो दोस्तों तमिलनाडु में जो है शरदकालीन मतलब ठंडियों में होने वाली वर्षा दोस्तों किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। और उत्तर पूर्वी मानसून को ही क्या कहा जाता है? लौटते हुआ मानसून कहा जाता है। यह वर्षा दोस्तों कोरोमंडल तट पर होती है। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों ठंडियों में होती है, आपकी अक्टूबर नवंबर में होती है जब यहाँ से मानसून लौट करके जाता है। और ये कोरोमंडल तट दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? आपका तमिलनाडु में पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है देहरादून में है और ये वन रिपोर्ट भी जारी करता है। नागपुर में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण एक संस्थान है जिसका नाम है नीरी। नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है, आप ध्यान रखिएगा। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से जो है 1986 में यह अधिनियम पारित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी दोस्तों यह एक प्राकृतिक स्थल भी है और एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और यह एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है और यह जो है हमारा उत्तराखंड में स्थित है। अगली बात के शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो चक्रवात हो चाहे वो आपकी सुनामी हो, उनका नियंत्रण करने वाले वन क्या होते हैं? मैंग्रोव वन होते हैं। ये समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, जो बहुत खतरनाक इनकी जड़ें होती हैं, उनके कारण जो है ये बहुत जकड़े हुए होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो फ्रेंड्स भारत में सर्वाधिक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगली बात करें, प्रायद्वीप भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? दोस्तों प्रायद्वीप भारत में ज्यादातर काली मृदा पाई जाती है, परंतु कुछ क्षेत्र विशेष में आपकी जो है लाल और पीली मृदा भी देखने को मिल जाती है कर्नाटक वगैरह में। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो दोस्तों कृषि के लिए तापमान से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता है, आर्द्रता, पवन, लेकिन दोस्तों वृष्टि नहीं होगी यानी कि वर्षा नहीं होगी तो भारत में कृषि सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड्स, किसी प्रकार टेक्निकल इशू हो, वॉइस इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं क्लास जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मतलब क्लास सही है या नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि लाइव जो है क्लास संचालित की जाए। यदि आपका सपोर्ट मिलता है, आप कहते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों ये लाइव क्लास भी मैं संचालित करूंगा। चलिए, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? तो फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन के अनुसार गेहूं की फसल सबसे ज्यादा बोई जाती है, क्योंकि धान खाई जाने वाली सर्वाधिक खाद्यान्न फसल है भारत की। यद्यपि दोस्तों कम वर्षा वाला क्षेत्र होने के कारण भारत में ज्यादातर गेहूं ही बोया जाता है, धान नहीं बोया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में गेहूं ज्यादातर होता है। अगली बात करें, श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो फ्रेंड्स श्वेत क्रांति का जो आपका संबंध है किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया था, जिसके जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के रूप में जानते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यद्यपि दोस्तों देखा जाए भारत में कितनी भी प्रगति की ली हो कि विद्युत हमने बांध बनाए हैं, हमने जो है सौर ऊर्जा प्लांट लगवाए हुए हैं, परंतु सबसे ज्यादा आज भी जो विद्युत बनती है दोस्तों वह ताप विद्युत बनती है, जो कि कोयला से बनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें है? तो दोस्तों एशिया की जो एशिया की सबसे बड़ी पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है तो दोस्तों वो कहाँ पर है? आपकी हिमाचल प्रदेश में
स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खदान के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों पन्ना जो है हीरा की खदान के लिए जाना जाता है और यहाँ पर जो है आपकी हिनौता खान मिलेगी जो हीरा से संबंधित है। अगली बात की जाए, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो खनिज तेल का उत्पादन दोस्तों सबसे पहले कहाँ किया गया था? डिगबोई में किया गया था और डिगबोई कहाँ पर पड़ता है? आपका असम में पड़ता है। अंकलेश्वर भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो गुजरात में है। अगली बात करते हैं, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स तट आधारित जो इस्पात संयंत्र है आपका विशाखापट्टनम में स्थित है और विशाखापट्टनम कहाँ पर पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों राउरकेला के जो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी और कहाँ पर की गई थी? तो याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। अब दोस्तों हर प्रश्न का यदि मैं डिटेल बताऊंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा, अन्यथा जो है ब्रिटेन के सहयोग से जो है दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। रूस के सहयोग से जो है आपके भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी और संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से इस्पात संयंत्र जो है नहीं बनाए गए हैं। रूस के सहयोग से एक और बनाया गया था जिसका नाम था बोकारो। चलिए अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों पीथमपुर जो है भारत का डेट्राइट कहलाता है और डेट्राइट शहर दोस्तों ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। कहाँ पर स्थित है पीथमपुर? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? धार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? तो दोस्तों जो भारत के 4 बड़े शहर हैं उनको स्वर्णिम चतुर्भुज के माध्यम से जोड़ा गया है। कौन कौन से? दिल्ली हो जाएगा आपका, मुंबई हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा और कोलकाता हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा जो है पश्चिमी और पूर्वी गलियारा है, किसको आपस में जोड़ता है? तो दोस्तों ये जो आपका पश्चिम पूर्वी गलियारा है तो यह है, सॉरी मैंने क्या बताया, स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये दोस्तों ये जो है एक दूसरी योजना है, ये जो 4 महानगरों को जोड़ी गई है वो दूसरी योजना है। सॉरी, जो ये गलियारा है उसे चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, गलियारा जो है उद्योगों के उद्देश्य से बनाया जाता है, उद्योगों का माल परिवहन करने के लिए। और यह जो है दोस्तों सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर आपका कहाँ पर पड़ता है? ये असम में पड़ता है और ये आपका कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। पोरबंदर गुजरात में पड़ता है। तो दोस्तों इनको जोड़ा गया है सिलचर और पोरबंदर को। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार दोस्तों देखें तो कांडला जो बंदरगाह है कहाँ पर स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। ये मुक्त व्यापार एक क्षेत्र के रूप में जाने जाता, मतलब ये जो है पूर्वी तट पश्चिमी तट पर स्थित है। अगली बात करते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? पत्तन दोस्तों बंदरगाह जो पत्तन होते हैं तो कहता है पूर्वी तट पर कौन सा स्थित है? तो कांडला। तो फ्रेंड्स बात करें, कांडला गुजरात में पड़ता है, गलत हो जाएगा। हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कोच्चि लेकिन ये आपका पश्चिमी तट पर पड़ जाता है। पारादीप उड़ीसा में, कांडला गुजरात में भी गलत हो जाएगा। पारादीप और हल्दिया ये आपका सही हो जाएगा। पारादीप कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स? उड़ीसा में मिल जाएगा। और हल्दिया कहाँ पर मिल जाएगा? ये आपका वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। गारो, खासी जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो दोस्तों बात करिए, तीनों की तीनों जनजातियां जो है मेघालय राज्य में निवास करती हैं और वहां पर ये तीनों पहाड़ियां भी हैं। 37 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो दोस्तों गोंड जो है मध्य प्रदेश, भारत का मध्य प्रदेश में तो भील है भाई, भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? गोंड हो जाएगा। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो भील जनजाति की बात करें सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ये मध्य प्रदेश में जो है भील जनजाति पाई जाती है। वैसे बात करें इसका विस्तार महाराष्ट्र राजस्थान में भी है, गुजरात में भी, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और ये मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 11% देखने को मिल जाती है। अगली बात करें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा। और मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएगा कौन सा? बहुत से हैं भाई, गेरा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा माधवपुर है, संजय डुगरी, सतपुड़ा, डायनासोर, ओंकारेश्वर, कूनो, ऐसे जो है मध्य प्रदेश में गेरा राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु में आपको जो मुकुर्ती मुदुमुलाई है यहाँ पर, उड़ीसा में जो है आपका ये सिमलीपाल और भीतरकनिका में पड़ जाएगा। अगली बात करते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। एमपी का प्रथम पूछा जाए तो कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, राजा जी भी आपका उत्तराखंड में पड़ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय जो उद्यान है दोस्तों किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये बाघ और हाथी के लिए जाना जाता
है, मध्य प्रदेश में स्थित है। 1958 में स्थापना की गई थी और यहाँ पर दोस्तों सांख्य सागर रामसर साइट भी स्थित है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो दोस्तों बात की जाए सतलज नदी से जो है इंदिरा गांधी नहर को जल दिया जाता है। जो भाखड़ा नागल परियोजना बनी है उसी के पीछे से जल आता है। अगली बात करें, भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या वर्ष में की गई थी, मतलब जनसंख्या की भाई मुझे लगता है जनगणना आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। पहली जनगणना कब की गई थी पूर्ण रूप से? तो दोस्तों ये हुई थी आपकी 81 में जो हुई थी 1881 में। हालांकि पहली जनगणना 71 में हुई थी, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पहली जनगणना कब हुई थी? 81 में हुई थी। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा? तो चंडीगढ़ जो है भारत का सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर है। अगली बात करते हैं, कोयम्बटूर जो है दोस्तों दक्षिण भारत का मानचेस्टर है ये, और नई दिल्ली राजधानी है, आप जानते हैं। चले हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर है वो आपकी झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और जो है इसी किनारे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स कई लोग कंफ्यूज जाएंगे कि भाई सौर ऊर्जा वाली सौर प्रणाली है। जी नहीं, सोलर सिस्टम इंग्लिश में से बोल देते हैं, सोलर सिस्टम जो है इसे बोला जाता है, सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम की जो खोज की थी वो कोपरनिकस द्वारा की गई थी। केपलर ने ग्रहीगति के नियम दिए थे। जेएल बेयर्ड ने दोस्तों शायद टीवी का आविष्कार किया था इन्होंने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया हुआ था। अगली बात करते हैं कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार बात करें दोस्तों तो बुध जो है आपका सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, बुध है। इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल और फिर है बृहस्पति या वरुण या में से हो जाते, शनि आ जाएगा बीच में। अगला है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों इसके प्रणेता कौन है? तो जो महाद्वीपीय सिद्धांत ये प्रवाह है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोल देते हैं शुद्ध भाषा में, और ये दोस्तों वेगनर द्वारा दिया गया था। अगली बात करें कि दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है? दोस्तों 90 डिग्री जो साउथ होगा वही क्या है? दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है। अगली बात करें कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों जो है चीन से जाती है, बांग्लादेश से जाएगी, वही भारत से जाएगी, तो म्यांमार से भी जाएगी, तो नेपाल इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेपाल थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है इसलिए यहाँ से नहीं जाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहें, इसी को हम क्या कह सकते हैं? तिथि रेखा कह सकते हैं, और यह 180 डिग्री दिशांतर से होकर के जाती है। अगले प्रश्न की बात की जाए, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? दोस्तों तो चूना पत्थर का जो कायांतरित रूप होता है वह क्वार्टजाइट जो है चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। अगली बात करें, रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? दोस्तों किसी से भी हो सकती है, तो आग्नेय चट्टानों से, तलछटी दोनों से हो जाएंगी आपकी। रूपांतरित चट्टान दोनों से बनती हैं, और रूपांतरित चट्टान जो है दोस्तों तीनों से बन सकती हैं, रूपांतरित से भी बन सकती है। जैसे मुख्यतः दो प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय और अवसादी चट्टानें, दोनों के अपरदन से बनती है रूपांतरित चट्टानें। और जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं वह पुनः रूपांतरित हो सकती हैं। जैसे अभी देखा हमने चूना पत्थर एक क्या रूपांतरित चट्टान ही है, लेकिन वह पुनः रूपांतरित होकर किसमें बदल जाती है? जो है आपका क्वार्टजाइट में बदल जाती है। अगली बात करें, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल के प्रयोग की बात की जाए कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए क्या किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगली बात करें, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? जहां से भूकंप जो है आपका निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? आपका फोकस कहते हैं। भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहा जाता है। अधिकेंद्र जो है जो सीधी रेखा में ऊपर मिलाने वाली किरणें होती हैं वो है। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो स्ट्रोम्बोली जो है आपका दोस्तों ये एक प्रकार का जागृत ज्वालामुखी है, और इसे जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। यह जो है भूमध्य सागर में स्थित है, लिपारी द्वीप पर स्थित। अगली बात करें, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर, समझिएगा ये जो है आपका अफ्रीका हो जाएगा भाई, मैप वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये मान लीजिए अफ्रीका है, और तो ये अफ्रीका का उत्तर भाग हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका साउथ, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट यानी पश्चिम। तो कहता है कि अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? दोस्तों बेंगुला की जलधारा बात करें तो यहाँ पर बहती है। बेंगुला की जलधारा कहाँ पर बहती है? यहाँ बहती है। हम्बोल्ट की जलधारा दोस्तों यह तो अलग है, ये आपकी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में बहती है, ये दक्षिण अमेरिका के किनारे बहती है। मोजाम्बिक जलधारा दोस्तों, मोजाम्बिक जलधारा जो है आपकी यहाँ पर बहती है। मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक चैनल यहाँ पर है। और बेंगुला की जलधारा
हम्बोल्ट की जलधारा, कनारी की जलधारा दोस्तों यहाँ पर बहती है। कहाँ? कनारी की जलधारा इस प्रकार से बहती है। क्या कहता है? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम ये वाला एरिया होता है, तो ये वाली जलधारा यानी कि बेंगुला की जलधारा सही हो जाएगी, एक ठंडी जलधारा है। अगली बात करें कि सागरीय लवणता का स्रोत क्या है? जो दोस्तों सागर में खारापन आता है उसका स्रोत क्या है? तो क्या कहेंगे? जो नदियों में कचरा बह करके आता है वही क्या है? स्रोत है। अगली बात करें फिरवाल क्या होते हैं? तो दोस्तों एक वन कास्ट है, एक समुद्री जीव है, एक जड़ी बूटी है, एक स्थलीय जीव है। तो प्रवाल क्या होते हैं? एक प्रकार के समुद्री जीव हैं जो एक जगह पर लग करके द्वीप का निर्माण करवा लेते हैं। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ का आपने नाम सुना होगा, प्रवालों से बनी हुई ये क्या है? दीवार है। अगली बात करें विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो दोस्तों जो सबसे गहरा महासागरीय गर्त है वो कौन सा है? आपका मेरियाना गर्त है, और यह दोस्तों फिलीपींस देश के पास में स्थित है। अगली बात करें किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है समान वर्षा होने वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? जैसे कि यहाँ पर भी वर्षा होती है, मान लो 50 सेंटीमीटर यहाँ पर भी वर्षा हुई और 50 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर भी हुई, तो इन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे दोस्तों? इसे कहा जाता है आपकी आइसो जो है हाइट कहा जाता है। आइसो हाइट। आइसो बार जो है दाब रेखा होती है, थर्म जो है ताप रेखा होती है, हाइलाइन लवणीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। पर्वत निर्माणकारी भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों मुझे लगता है आप जानते होंगे, कोहबर द्वारा जो है भूसन्नति सिद्धांत दिया गया था, और इन्होंने कहा था कि भाई जहां जहां पर पर्वत बने हुए हैं वहां पर पहले क्या हुआ करते थे? भूसन्नति को मैं सीधी भाषा में बोलूं तो हमारे यहाँ पर गड्ढा बोलते हैं, गड़वा डबका बोल देते हैं। तो आप जिस भी भाषा समझते हैं भाई जोन से वाली वो समझ लीजिएगा। मैं बना देता हूँ चित्र जैसे आप समझ, जैसे ऐसा कोई क्षेत्र है, ये मान लीजिएगा ये कोई क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एक जमाने में गड्ढा हुआ करता था, ऐसा कोई गड्ढा होता था। अब यहाँ पर जो है मलबा इस प्रकार से आता गया आता गया आता गया, और एक टाइम पर क्या हो गया? ये फुल भर गया इस प्रकार से। लेकिन ये जैसे जैसे वजन बढ़ेगा तो इसका क्षेत्र जो है इस प्रकार से विस्तार होने लगेगा, और एक टाइम पर इतना जो वजन हो जाएगा कि ये जो क्षेत्र है ये इस प्रकार से खींचने लगेंगे ऊपर वाले क्षेत्र, और इनका मलबा जो है बीच का दब जाएगा, फलस्वरूप ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। ये बड़ा सिद्धांत है, भूगोल में मैं समझाऊंगा यदि आप मेंस की तैयारी करेंगे मेरे साथ में। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? पर्वत निर्माण से संबंधित है, और यहाँ पर क्या बन जाएंगे? पर्वत बन जाएंगे। जैसे कि हमारे भारत के आसपास जो है हिमालय का निर्माण किससे हुआ दोस्तों? टैथिस भूसन्नति से हुआ है। टैथिस भूसन्नति, भूसन्नति का मतलब शुद्ध भाषा में क्या है? गड्ढा है। इसके ऊपर जो है हिमालय खड़ा हुआ। अगली बात करें कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? मुझे लगता है ये बात आपको पता होगी कि क्षोभ मंडल जो है दोस्तों यहीं पर सब हवा पाई जाती है ज्यादा करके, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा घनत्व होगा, ऊपर जो है हवा कम दी जाती है उसका घनत्व। समुद्र समीर क्या होती है? तो दोस्तों समुद्र से चलने वाली जो पवन होती है वो क्या कहलाती है? समुद्र समीर होती है। अब बताइए समुद्र समीर कब चलेगी? रात में चलेगी, दिन में चलेगी? भाई सब जब, जैसे यूं मानिएगा यहाँ पर क्या है? स्थल है, स्थल है, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो बताइए इस क्षेत्र क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, जब दोस्तों किसी क्षेत्र का तापमान बढ़ता है तो वहां पर जो प्रेशर क्या हो जाता है, जो मतलब प्रेशर होता है वो क्या है? कम हो जाएगा। और जब दाब कम हो जाएगा, यहाँ का दाब चूंकि ठंडा क्षेत्र है समुद्र, तो वहां पर दाब ज्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर कम होगा। कब है? जब यहाँ पर तापमान होगा। और तापमान कब होगा? दिन के समय पर तापमान होगा। तो ये जो है यहाँ पर कम दाब को भरने के लिए यहाँ से हवा इस प्रकार से चलने लगेगी। समुद्र समीर कब चलेगी दोस्तों? जब स्थल में तापमान होगा। और तापमान कब होगा? जब सूर्य निकलेगा। सूर्य कब निकलेगा? जब दिन होगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं टॉर्नेडो क्या है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार दोस्तों दाब केंद्र, भाई ये क्या है? समुद्री लहर तो है ही नहीं है, तो पवन है दोस्तों एक प्रकार का। वास्तव में बात की जाए तो ये क्या है? एक प्रकार का बवंडर चक्रवात है, हवा है एक प्रकार का। बताओ हवा वाला ऑप्शन है क्या कोई? तो आपका डी ही सही हो जाएगा। अगली बात की जाए रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है, क्यों नहीं बरसते हैं भाई? क्यों बरसेंगे? वहां पर जब नमी नहीं होती है, नमी ही नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी। तो भाई नमी वाला ऑप्शन देखोगा यहाँ पर देखिएगा, आर्द्रता नहीं होती, आर्द्रता को ही नमी बोल देते हैं। तो आर्द्रता नहीं है तो पानी, हवा तो चलती है वहां पर लेकिन उस हवा में नमी नहीं होती है, तो यही कारण हो जाएगा। मोरेन कहाँ बनते हैं? तो दोस्तों मोरेन एक प्रकार की संरचना होती है और यह बर्फीले क्षेत्रों में बनती होती है। तो हिमानी लिखा हुआ, तो आप हिमानी क्षेत्र में ये मोरेन बनते हैं। अगली बात करें रिएक्टर स्केल निम्नलिखित में से, ये आपको पढ़ा चुका, पहले ही बता चुके हैं। भूकंप की तीव्रता मापते हैं। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद, दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन है यहाँ पर कैसे आया है। किताब उल हिंद जो है अलबरूनी ने लिखा हुआ था, जो कि महमूद गजनबी के साथ में भारत आया था। अगली बात करें निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार देखेंगे भाई
अगर सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो कैस्पियन सागर है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, सुपीरियर झील है। अगर आपसे पूछे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, विक्टोरिया झील है। अरल सागर दोस्तों आपका ये कहाँ स्थित है भाई, अरल सागर जो है ये मिल जाएगा यूरोप में है। अगली बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजल जलप्रपात जो है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगर देश की कोई बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका देश कौन सा, वेनेजुएला देश हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में पड़ता है, स्टैनली आपका ये हो जाएगा। चलिए अगली बात करें, स्वेज नहर दोस्तों किसको जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो है ऐसा दोस्तों क्या है, एक जो है अफ्रीका के पास में आपको दिखेगा रेड सागर दिखेगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका भूमध्य सागर है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली बात करें, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों नील नदी है सबसे लंबी नदी है। अगले ऑप्शन की बात की जाए, कौन तो जो अगला ऑप्शन है क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन है जो आपका वो कौन सा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है। आपसे पूछे किसका अधिकार है इस पर दोस्तों, तो डेनमार्क का जो है ग्रीनलैंड पर अधिकार है। बात करें मेडागास्कर दोस्तों, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, मेडागास्कर। अगली बात करें, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो भाई साहब ऑप्शन भी देख लो, आटाकामा कहाँ पर स्थित है, ये अर्जेंटीना में स्थित है, चिली में सॉरी स्थित है, चिली में यह मरुस्थल स्थित है। कोलोराडो जो है अमेरिका में हो जाएगा, कालाहारी अफ्रीका में हो जाएगा। बताओ एशिया में एक ही तो बचा है, आपका ऑप्शन क्या होगा, डी सही हो जाएगा। सौर गैसों सागर कहाँ स्थित है दोस्तों, इस प्रकार से जो एस आकार का एक क्या है हमारा महासागर है, इसका नाम है अटलांटिक महासागर, और इस प्रकार से एक सागर बीच में स्थित है, उसे क्या कहते हैं, सारगैसो सागर कहते हैं। यहाँ पर विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगली बात करें, जिब्राल्टर जल संधि किन देशों को जोड़ती है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका यूरोप वाला हिस्सा हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, और यहाँ पर जो जिब्राल्टर जल संधि है यहाँ पर आपका स्पेन देश है, और यहाँ पर है आपका मोरक्को देश। तो स्पेन और मोरक्को को जोड़ने का कार्य करती है, तो कहाँ दिया है भाई, स्पेन और मोरक्को जोड़ता है। अगली बात करें, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगटी सिक्यांग नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। थोड़ा सा ऑप्शन सही कर लीजिएगा, यांगटी सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग नदी है, यांगटी सिक्यांग नदी। अगली बात करते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो दोस्तों रोंगुस्की बांध जो है आपका, रोंगुस्की बांध तजाकिस्तान में स्थित है, सबसे ऊंचा बांध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है, तो फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तंजानिया जो है आपका स्थलबद्ध देश हो जाएगा। चाबहार पोर्ट कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ईरान में स्थित है, भारत ने इसे कुछ साल के लिए बनवाया हुआ है। अगली बात करें, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया नाम क्या है, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो घास भूमि पाई जाती है उन्हें डाउन्स कहते हैं। बेल्ट्स जो है दोस्तों आपकी ये दक्षिण अफ्रीका देश में देखने को मिल जाएंगी। सवाना जो है ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में मिल जाएंगी। अफ्रीका महाद्वीप में प्रेरी जो है दोस्तों ये आपकी उत्तर अमेरिका में देखने को मिल जाएंगी। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों क्या कहा जाता है दोस्तों, कहां पर, दक्षिण अमेरिका में, तो सवाना अफ्रीका में है, पंपास अर्जेंटीना में है, प्रेरीज उत्तर अमेरिका में है, और दोस्तों बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका में है। तो पंपास आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अर्जेंटीना कहां पर पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में ही पड़ता है। अगली बात करें, अगला प्रश्न है कि मृत घाटी कहां पर स्थित है, तो दोस्तों जो डेथ वैली है आपकी यूएसए में स्थित है। कहां पर, यूएसए में स्थित है, और कैलिफोर्निया जो है एक यूएसए का एक प्रांत है। अगली बात करें, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो दोस्तों विश्व में जो सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक है वो कौन सा है, म्यांमार है, और म्यांमार के बाद जो है आपको अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा। अगली बात करें, अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति दोस्तों ये मत्स्य पालन से संबंधित है। अगली बात करें, अगली बात है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो क्या बताएंगे, मैक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन दोस्तों कोयला, सोना, लोहा इन सभी का उत्पादन है। मैं लिख दूं क्या यहाँ पर, कोयला, सोना, लोहा इनका उत्पादक कौन है, चीन है। कनाडा में दोस्तों कागज का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा, पेरू अलग बात है। एंथ्रासाइड कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों कोयला 4 प्रकार का होता है, उसमें सबसे अच्छा कोयला होता है वो कौन सा है, एंथ्रासाइड होता है। इसमें जो है 70 से लगाकर 90% तक जो है कार्बन पाया जाता है, शुद्ध अच्छा होता है।
ब्यूनस आयर्स से दोस्तों, ब्यूनस आयर्स बात की जाए, ये किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना देश की जो है राजधानी है अर्जेंटीना की। और यहाँ पर दोस्तों क्या है ना, एक्चुअली में घास के मैदान यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और घास के मैदानों को यहाँ पर क्या कहते हैं? पंपास जो है यहाँ के घास के मैदानों को कहते हैं। अब पंपास घास के मैदान है तो भाई घास खाएगा तो क्या होगा? पशुपालन बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ पर जो है डेयरी प्रोडक्ट और मांस काफी बड़ी मात्रा में निकलता है। अगली बात करें, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स दूसरा स्थान है अमेरिका के बाद में। अगली बात करें, निम्न देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो भाई ये तो नहीं होंगे दो, कौन? ये नहीं होंगे। अब इसकी जनसंख्या की बात करेंगे तो लगभग 124 करोड़ जो है यहाँ पर जनसंख्या देखने को मिल जाती है। कितनी? 124 करोड़ कह रहा हूँ, 24 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या देखने को मिल जाती है। और जो इंडोनेशिया में है लगभग 28 करोड़ जनसंख्या यहाँ की देखने को मिल जाती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया सही हो जाएगा। अगली बात करें फ्रेंड्स, अगला है कि एस्किमो निवासी होते हैं, तो जो कनाडा क्षेत्र में दोस्तों बर्फ के घर पाए जाते हैं तो उन्हीं को एस्किमो जनजाति यहाँ पर रहती है। अगली बात करें, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि जापान को जो है उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। इसी को निप्पन भी कहते हैं, वृद्धों का देश भी कई लोग कह देते हैं। नॉर्वे दोस्तों मध्यरात्रि की सूर्य का देश कहलाता है। अगली बात करते हैं, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों पेरिस शहर जो है आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की क्या है ये? पेरिस जो है राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। इटली की जो राजधानी है दोस्तों क्या नाम है भाई? इटली की राजधानी जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगली बात करें, यांगटेज नदी के मुहाने पर नगर स्थित है। तो ये जो यांगटेज नदी है ना दोस्तों, तो ये कहाँ पर बहती है? चीन में बहती है, इतनी मुझे बात पता है। अब बताइए चीन में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? इसका संघाई जो है सही हो जाएगा। बीजिंग जो है ये वो वाली मतलब दूसरी है भाई, वो दूसरी नदी है यहाँ पर एक। तो इसका सही जवाब जो आपका संघाई है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो दोस्तों पहाड़ के जो ढलानी क्षेत्र होते हैं वहां पर की जाने वाली कृषि क्या होती है? सोपान मतलब क्या होता है? जो इस प्रकार से भाई संरचना बनती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से पहाड़ों में जो वो बनाया जाता है, तो इन्हीं को सोपान कह देते हैं। अगली बात करते हैं, जायर का पुराना नाम क्या है? कांगो जायरे। जायरे किसका पुराना नाम है? कांगो जायरे दोस्तों कांगो गणराज्य को ही कह दिया जाता है। लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे कि जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहा जाता है। और जो अहमदाबाद है उसे क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और जो दोस्तों बेंगलुरु है उसे सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। चलिए, तो ये दोस्तों प्रश्न थे हमारे, 100 प्रश्न थे अति महत्वपूर्ण। जो है आप जानते हैं कि 100 प्रश्न में इतने विषय कवर नहीं किए जा सकते हैं कि भारत भूगोल भी हो जाए एक एक करके, लेकिन ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको जो है क्लास अच्छी लगी होगी। यदि लगी है क्लास अच्छी तो दोस्तों आपके सामने लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको किस विषय के क्वेश्चन इसी प्रकार से चाहिए। चलिए।